सो गुरु जी को मन ही मन प्रणाम करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आपके सवाल जो भी होंगे तो हम जो है क्लास के अंत में उन सवालों की जवाब देने का प्रयास करेंगे। सो अभी हम देखेंगे न्यूक्लियस, फिर हम उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर जो है न्यूक्लियली एंड फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, और उसके बाद हमने जो पढ़ना है वो है प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम के बारे में थोड़ी और डिटेल, और कोडॉन्स के बारे में हम देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, इन चीजों को। तो ये जब पढ़ लेंगे तो हमारा सेल जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके पहले कुछ जरूरी चीजें जो आपको समझनी बेहद जरूरी हैं, उनको हमें देख लेते हैं। सेल दो तरह की होती हैं। सेल जो है दो तरह की होती हैं। एक होती है यूकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ये प्राइमरी दो तरह की सेल पाई जाती है जो कि हर लिविंग और ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है। पर ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम समझ लेंगे तो आपको ये पता होगा कि अभी हम जो है यहाँ पर किस सेल्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, किन चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती है, ये किन में पाई जाती हैं? ये होती हैं प्लांट्स में, एनिमल्स यानी कि जो भी एनिमल्स हैं, इंसान हैं उनमें, फंगस में और प्रोटीज में। तो और जो ये यूकैरियोटिक सेल्स हुई, ये अधिक कॉम्प्लेक्स होती हैं, जैसा कि हमने देखा कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया है, कई तरह के ऑर्गेनल्स हैं, जबकि दूसरी तरह की जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वह बड़ी सरल ही होती हैं और वो उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। तो यूकैरियोटिक सेल्स में इसके जो विशेषताओं में क्या होता है कि इनमें एक तो न्यूक्लियस मौजूद होता है, और न्यूक्लियस जो है उसके अंदर डीएनए और न्यूक्लियर एनवलप होते हैं, यानी कि फोल्ड होते हैं न्यूक्लियर के। तो डीएनए मौजूद होता है और न्यूक्लियर एनवलप। इसका साइज जो है 10 to 100 माइक्रोन होता है, जनरली इतना इसका साइज होता है। ऑर्गेनल्स के रूप में अगर देखा जाए तो इनमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह के ये पाए जाते हैं। डीएनए में हिस्टोन, प्रोटीन, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स होते हैं। साइटोस्केलेटन के लिए हमने देखा था माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट होते हैं। एंड रिप्रोडक्शन के लिए यानी कि एक से दो सेल बनाने के लिए इसमें क्या होता है, मिटोसिस नाम की प्रक्रिया होती है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगस यानी कि ईस्ट, एंड प्रोटिस्ट मींस अमीबा और एल्गी। स्पेशल फीचर्स क्या है? अगर प्लांट सेल की बात करें तो इनमें जो है सेल वॉल होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं। और एनिमल सेल की बात की जाए तो इनके अंदर लेक सेल वॉल नहीं होती है, बट सेंट्रियोल्स एंड लाइसोसोम होते हैं। ओके, ये हो गए यूकैरियोटिक सेल्स। दूसरे प्रकार की जो सेल्स हैं वो है प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स मोस्टली पाई जाती बैक्टीरिया एंड आर्किया में। सो ये सिंपल होती हैं और छोटी होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स से। इनमें जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और डीएनए जो लोकेटेड होता है वो न्यूक्लियोइड रीजन में मौजूद होता है, और इनका सेल का साइज बहुत छोटा होता है, 0.1 से 5 माइक्रोन तक होता है।
ऑर्गेनल्स इनके अंदर नहीं होते हैं, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। राइबोसोम इसमें होता है, राइबोसोम आर स्मॉलर 70s टाइप। डीएनए सर्कुलर होता है बट उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, साइटोस्केलेटन भी नहीं होता है। रिप्रोडक्शन तो इनमें बाइनरी फिजन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो इस्चीरिचिया कोलाई, ई कोलाई है ना, स्ट्रेप्टोकोकस और आर्किया, इस तरह की जो बैक्टीरिया हैं ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो अभी हमने चैप्टर 2 में जो देखा तो वो हमने कौन सी सेल के बारे में हम पढ़ रहे थे, वो हम पढ़ रहे थे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जिसमें एनिमल सेल्स है। तो हम यहाँ पर एनिमल सेल्स या ह्यूमन सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जब भी ये शब्द आता है यूकैरियोटिक सेल्स का तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि हम कौन सी सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है, एक तो हम सेल यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में देख रहे हैं जो कि सीधी आंखों से दिखती नहीं है, जिसको माइक्रोस्कोप से देखना है। फिर उस सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनल यानी कि उसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अब उस सेल के अंदर जो सेंटर में मौजूद न्यूक्लियस है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं, उस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो मटेरियल है, डीएनए है, आरएनए है, क्रोमेटिन फाइबर है, उन सब के बारे में हम देखें। यानी कि ऐसी चीजों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं जो कि हमारी साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, उसके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप होते हैं। तो सेलुलर लेवल पर हमारी अभी स्टडी चल रही है। तो इन्हीं सेल से धीरे धीरे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनता है और सिस्टम से हमारा बॉडी बनता है। तो अगर बॉडी से हम सेल की तरफ चलेंगे तो धीरे धीरे छोटे होते चले जाएंगे और सेल से चलेंगे तो धीरे धीरे एक बड़ा रूप बन जाता है। तो यानी जीवन की उत्पत्ति एक सेल से होती है और वो एक सेल से कितनी सेल का निर्माण होता है, 10,000 करोड़ 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 और करोड़, इतनी सेल से मिलकर हमारा ये शरीर बना होता है। तो उसके बारे में हम यहाँ देख रहे हैं। हमने सेल्स के कई तरह के ऑर्गेनल्स को समझा, अभी हम न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। आपके सामने मैं पिक्चर रखूंगा तो उससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक, ये पिक्चर आपके सामने है। तो पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। हर सेल के अंदर, खासकर जो एनिमल सेल या यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ये जो न्यूक्लियस के बाहर का हिस्सा दिख रहा है ये है साइटोप्लाज्म, जो कि पानी की तरह होता है। उस साइटोप्लाज्म में ये जो लाइन दिख रही है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आती है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आती है, या न्यूक्लियर एनवेलप बोला जाए, न्यूक्लियर एनवेलप, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। तो ये भी डबल बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है। फिर इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है जो सेल के अंदर है उसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में जो भी चीजों का आदान प्रदान होना है उसके लिए पोर यानी कि छिद्र मौजूद होते हैं, जिनके माध्यम से न्यूक्लियस के अंदर बनने वाले मटेरियल को जो है साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है, जो भी सेल के इंटरनल फंक्शनल कार्यों के लिए। ठीक, तो ये जो पूरा है वो कहलाएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद द्रव कहलाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म।
और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक और संरचना होती है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस, जिसके अंदर मौजूद होते हैं डीएनए, और डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं जीन्स। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है एक सेंटर में जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। इसके अंदर भी कुछ मटेरियल मौजूद होता है, उसके बारे में डिटेल हम बाद में देखेंगे। मोटे तौर पे आप समझें कि इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है। इसी के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। सो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी कि हिंदी में इसको नाभिक भी कहा जाता है। तो कोशिका का ये नियंत्रण केंद्र है। संक्षेप में न्यूक्लियस नाभिक में बड़ी मात्रा में डीएनए होता है जो कि जीन होते हैं, और जीन कोशिका के यानी कि सेल के प्रोटीन की विशेषताओं को निर्धारित करते हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन, साथ ही कोशिका के अंदर के एंजाइम शामिल होते हैं जो साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर एक्टिविटी और न्यूक्लियर एक्टिविटी को नियंत्रित करते हैं। तो जो जीन्स होते हैं, डीएनए होता है, या डीएनए को आप जीन्स कह लीजिए, पर जीन्स क्या है, डीएनए की सबसे छोटी यूनिट या इकाई मौजूद है। तो जीन्स क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि सेल को किस तरह के प्रोटीन की आवश्यकता है, तो वह उस तरह के प्रोटीन को बनाकर निर्माण कर देता है। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो कि सेल को एक स्ट्रक्चर देते हैं, और भी दूसरे तरह के एंजाइम अगर बनाने हो तो वो उसी तरह से जो है, जैसे उसमें जीन होते हैं तो वैसा मैसेज दिया जाता है, वो मैसेज जाएगा और उस तरह के प्रोटीन बना लगता है। जीन कोशिका के प्रजनन को भी नियंत्रित और बढ़ावा देते हैं। तो एक कोशिका से दो कोशिका का जो निर्माण होता है, 2 से 4, 4 से 8, तो ये कौन निर्धारित करता है, जीन। जीन पहले जीन के 2 आइडेंटिकल सेट्स ऑफ जीन्स यानी 2 समान सेट देने के लिए प्रजनन करते हैं। फिर कोशिका माइटोसिस नामक एक विशेष प्रक्रिया द्वारा विभाजित होकर 2 संतति कोशिकाएं बनाती है। पहले जो है जीन 2 भागों में डिवाइड होंगे, 2 सेट्स में डिवाइड होंगे, फिर जो है सेल माइटोसिस की प्रक्रिया में जाएगी, जिसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। ये शब्द याद रखें, माइटोसिस, जिनमें से प्रत्येक को डीएनए जीन के 2 सेटों में से एक प्राप्त होता है। न्यूक्लियस की इन सभी गतिविधियों पर अगले अध्याय में विस्तार से विचार किया गया है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में देखेंगे। दुर्भाग्य से माइक्रोस्कोप के नीचे न्यूक्लियस की उपस्थिति उन तंत्रों के बारे में बहुत अधिक सुराग नहीं देती है जिनके द्वारा न्यूक्लियस अपनी नियंत्रण गतिविधियां करता है। सो डायग्राम में आप देख रहे हैं, डायग्राम 2-9, इंटरफेज न्यूक्लियस नाभिक माइटोसिस के बीच की अवधि के दौरान की हल्की सूक्ष्म उपस्थिति को दर्शाता है, जो पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में गहरे रंग के क्रोमेटिन पदार्थ को प्रकट करता है। तो माइटोसिस के दौरान क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन पदार्थ है, पिक्चर में आप देखेंगे क्रोमेटिन पदार्थ कहाँ पर है, ये जो दिख रहा है आपको बिंदु बिंदु से, ये जो दिख रहा है लाइन के जैसे, ये क्रोमेटिन मटेरियल है। क्रोमेटिन मटेरियल मतलब डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए इसके अंदर किसके अंदर मौजूद होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो माइटोसिस के दौरान क्या होता है, जब सेल 1 से 2 बन रही होती है, उस दौरान क्या होगा, जो क्रोमेटिन पदार्थ है वो 2 भागों में संगठित हो जाएगा। गुणसूत्र बोला जाता है, क्रोमोसोम हाईली स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम के रूप में संगठित होता है, जिसे लाइट माइक्रोस्कोप यानी कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी होता है, उसका उपयोग करके आसानी से पहचाना जा सकता है, जिसको कि नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया गया है। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पर दी गई।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, जिसे परमाणु झिल्ली भी कहा जाता है, जिसे न्यूक्लियर एनवलप भी कहा जाता है, तो यहाँ पर इसके दो अलग अलग नाम हो गए हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल दीजिए, न्यूक्लियर एनवलप बोलेंगे, है ना। इस तरीके से इसको कह सकते हैं। ये एक तरह का आवरण है जो न्यूक्लियस को घेरे रहता है। वास्तव में दो अलग अलग बाइलेयर मेम्ब्रेन होती हैं। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होती है जो टू लिपिड्स बाइलेयर मेम्ब्रेन से बनी होती है, इसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो बाहरी जो मेम्ब्रेन है सेल साइटोप्लाज्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी रहती है या उसके बिल्कुल नजदीक रहती है, और दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का स्थान भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर के स्थान के साथ जुड़ा रहता है या निरंतर उसके साथ रहता है, कंटिन्यूटी में बना रहता है, जैसा कि आप डायग्राम 2-9 में देख सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कई हजार न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनके माध्यम से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन अणुओं के बड़े परिसर जो है छिद्रों के किनारों पर जुड़े होते हैं, ताकि प्रत्येक छिद्र का या प्रत्येक पोर का सेंट्रल एरिया केवल 9 नैनोमीटर व्यास का हो। यह भी आकार 44,000 मॉलिक्यूलर वेट तक के अणुओं को उचित या आसानी से अनुमति देने के लिए पर्याप्त बड़ा। 44,000 मॉलिक्यूलर वेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको अंदर या बाहर जाने की अनुमति देते हैं। न्यूक्लियोली और राइबोसोम का निर्माण। अधिकांश कोशिकाओं के नाभिक में या न्यूक्लियस में एक या अधिक अत्यधिक धुंधलापन वाली रचनाएं होती हैं, जिन्हें न्यूक्लियोली कहा जाता है। यहां चर्चा किए गए अधिकांश अन्य अंगों के विपरीत न्यूक्लियोलस में कोई सीमित मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसके बजाय यह केवल बड़ी मात्रा में आरएनए और राइबोसोम में पाए जाने वाले प्रोटीन का संचय। जब कोशिका सक्रिय रूप से प्रोटीन का सिंथेसिस कर रही होती है, तो न्यूक्लियोलस काफी बड़ा हो जाता है। न्यूक्लियोली नाभिक के बाहर, जो न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम है, उसका निर्माण न्यूक्लियस में शुरू होता है। ये जो राइबोसोम आप सेल के अंदर पढ़ते हैं, उसका निर्माण कहाँ से होता है? न्यूक्लियस के अंदर से होगा। और किस तरीके से होगा वो हम आगे डिटेल में देखेंगे कि राइबोसोम जो है, क्योंकि इसका भी जो है आरएनए, यानी राइबोसोम आरएनए से इसका निर्माण होता है, राइबोसोम का। तो जब कोशिका सक्रिय रूप से प्रोटीन सिंथेसिस कर रही होती है, यानी कि प्रोटीन बना रही होती है, तो न्यूक्लियोलस काफी बड़ा हो जाता है। तो न्यूक्लियोली और ये बड़ा हो जाता है। सबसे पहले क्या होते हैं, क्रोमोसोम में विशिष्ट डीएनए जीन्स आरएनए को सिंथेसिस करने का कारण बनते हैं। तो पहले क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। उसका कुछ भाग न्यूक्लियोली में संग्रहित होता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग न्यूक्लियर पोर के माध्यम से साइटोप्लाज्म में बाहर की ओर ले जाता है। यहाँ इसका उपयोग विशिष्ट प्रोटीन के साथ मिलकर एक मैच्योर राइबोसोम को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन बनाने में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं, जैसा कि नेक्स्ट चैप्टर 3 में इसकी डिटेल में चर्चा की गई है।
तो यहाँ तक आपको न्यूक्लियस के बारे में सभी को क्लियर हुआ। फिर हम जो है अब हम थोड़ा और डिटेल में अब जाने वाले हैं। तो सभी को अगर समझ में आ गया है तो आप यस लिख दीजिए, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। अभी जो मैं आगे बताने वाला हूँ ये अभी गाइटन का नहीं है, ये हमने दूसरी जगह से मटेरियल लिया है। गाइटन का मटेरियल अभी हम यहाँ पे एंड करेंगे इसको। बाद में फिर हम जो है इसके आगे का देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कंपैरिजन ऑफ एनिमल सेल विथ प्री सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में। पिनोसाइटोसिस है, इंजेक्शन बाय द सेल, एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, इस तरह की इन प्रोसेस के बारे में हम आगे देखेंगे। तो अभी हमने जो नेक्स्ट टॉपिक था वो है प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में एक ओवरव्यू आपको दोबारा फिर से दे देता हूं मैं। राइबोसोम, इसकी पिक्चर। सो सेल के अंदर इस तरीके की रचना मौजूद होती है जिसमें ऊपर का इसका जो पार्ट्स होता है वो बड़ा होता है, नीचे का पार्ट छोटा होता है। तो अभी ये उसका जो है लार्ज ओवरव्यू है। सो आपने छोटे छोटे जो दानेदार रचना देखी है सेल के अंदर जो मौजूद होते हैं वो राइबोसोम होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी एक जो साइड है जो रफ होता है उसमें वहां पर राइबोसोम मौजूद होने के कारण इसीलिए वो जो है रफ एंडोप्लाज्मिक या रेटिकुलम या रफ ईआर बोला जाता है उसको। तो राइबोसोम का एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं, फिर हम जो है प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ें। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाने वाली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। यह मैसेंजर आरएनए यानी कि एमआरएनए को अमीनो एसिड के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में ट्रांसक्रिप्ट करके प्रोटीन को सिंथेसिस यानी बनाने के लिए या सिंथेसिस करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कह सकते हैं राइबोसोम को, जो कि नए प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। सो राइबोसोम जीन एक्सप्रेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अक्सर उन्हें कोशिका के फैक्ट्रीज यानी कारखाने के रूप में संदर्भित किया जाता है। जीन एक्सप्रेशन मतलब यानी जो जीन होते हैं उन जीन के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोटीन बनना है उसमें ये भूमिका निभाते हैं, और वही प्रोटीन बनाया जाएगा जिस तरीके का जीन होगा या वहां से जो भी मैसेज मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो आपने देखा ऊपर वाला जो है वो बड़ा होता है, नीचे वाला इसकी 2 यूनिट होती हैं, सब यूनिट्स होती हैं इसकी, उप इकाइयां भी बोला जाता है। सो राइबोसोम किससे बनता है तो इसका स्ट्रक्चर देखें हम राइबोसोम का। सो राइबोसोम जो है राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं जो 2 अलग अलग सब यूनिट्स बनाते हैं जो आकार में भिन्न होती है।
तो यूकेरियोटिक सेल्स में देखा जाए तो ये 40s और 60s, एस यहाँ पर एक उसका स्वेडबर्ग यूनिट है जो सेंट्रीफ्यूगन के दौरान अवसादन दर का माप है, जो आकार और आकृति को दिखाता है। तो आप ये समझ लीजिए दो सब यूनिट्स होती हैं जो 60s और 40s, नंबर से ही पता चल रहा है 40s छोटी सब यूनिट है और 60s बड़ी सब यूनिट है। तो ये किससे मिल के बनी होती हैं? आरएनए और प्रोटीन होते हैं। राइबोसोम का स्थान कहां पर होता है? तो राइबोसोम कोशिका के भीतर दो रूपों में मौजूद होते हैं, एक फ्री राइबोसोम, दूसरे होते हैं बाउंड राइबोसोम। फ्री राइबोसोम ये सेल्स के अंदर घूमते रहते हैं और जहां जिस तरह के प्रोटीन की जरूरत होती है उस तरह के प्रोटीन को सिंथेसिस करते रहते हैं। बाउंड राइबोसोम जो होते हैं वो सेल के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए होते हैं और सिक्रेशन के लिए या मेम्ब्रेन या ऑर्गेनल में उपयोग किए जाने वाले प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं या बनाते हैं। ठीक, राइबोसोम के काम क्या है? तो फंक्शन ऑफ राइबोसोम में इसका सबसे बड़ा मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करना। किस तरीके से करता है ये? राइबोसोम एमआरएनए से जेनेटिक कोड को अमीनो एसिड यानी कि पॉलीपेप्टाइड की चेन में ट्रांसलेट करते हैं और यह प्रक्रिया 3 चरणों में होती है, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ये डिटेल में अभी हम आगे प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ने वाले हैं, अभी एक ओवरव्यू आपके सामने रख रहा हूं, बस इनको अभी आप याद रखिए। तो पहला इनका जो मुख्य काम हो गया राइबोसोम का वो है प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा काम है कैटालिटिक एक्टिविटी यानी कि एक उत्प्रेरक के रूप में। तो राइबोसोम एक राइबोजाइम है, तो बड़ी सब यूनिट के भीतर जो है आरआरएनए अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए उत्प्रेरित करता है। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं ये अमीनो एसिड को जोड़ने में हेल्प करते हैं, जिससे कि आगे जाके जो है प्रोटीन फॉर्म होते हैं। तो एक तरह से कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए भी जिम्मेदार है। तीसरा है इंटरेक्शन विथ सेलुलर कंपोनेंट, सेल के अंदर मौजूद जो कंपोनेंट है उनके साथ इंटरेक्शन करना। सो राइबोसोम सटीक ट्रांसलेशन सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसफर आरएनए यानी कि टीआरएनए और अन्य कारकों के साथ समन्वय में कार्य करते हैं। तो किस तरह से यह ट्रांसलेशन करता है? मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। ये पिक्चर में आप देखेंगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ शब्द जो समझ में ना आए तो बस उनको याद रखिए, मैं आगे उनको पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा, है ना। सो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन, किस तरीके से मैसेंजर एमआरएनए जो है टीआरएनए की मदद से प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, किस तरीके से ये सारी ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। यानी कि एक मैसेज आया, उस मैसेज के अनुसार किस तरह का जो प्रोटीन बनना है वो सब क्या है, एक तरह का ट्रांसलेशन मैकेनिज्म होता है। सो ये 3 प्रोसेस में होगा, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, यानी शुरुआत, आरंभ, विस्तार और एंडिंग यानी कि समाप्ति। जब प्रोटीन बन जाएगा तो समाप्ति हो जाएगी। सो पहला है इनिशिएशन, तो इसमें जो छोटा 40s राइबोसोमल सब यूनिट स्टार्ट कोडान AUG पर mRNA से जुड़ता है। ये शब्द याद रखें, कोडान शब्द याद रख लीजिए, इसको मैं आगे डिफाइन करूंगा। तो स्टार्टिंग कोडान होता है जो कि प्रोटीन को बनाने के लिए जो स्टार्टिंग है जो mRNA से जुड़ेगा वो होगा AUG। यहाँ AUG का भी मतलब है जो आगे मैं बताऊंगा।
आरंभिक टीआरएनए मेथियोनिन ले जाने वाला स्टार्ट कोडॉन से जुड़ता है। जो टीआरएनए है मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड ले जाता है, जो कि स्टार्ट कोडॉन से जुड़ता है। स्टार्टिंग कोडॉन क्या है? AUG। यहाँ पर AUG का नाम क्या है? एडेनिन, यूरेसिल एंड ग्वाइनिन। तो यहाँ पर 4 तरह के वो होते हैं डीएनए के अंदर, एडेनिन, ग्वाइनिन, थायमिन और साइटोसिन। ये थायमिन जो है डीएनए का, वो थायमिन विटामिन अलग है और ये वाला थायमिन अलग है। ठीक। सो इनिशिएशन यानी आरंभिक प्रक्रिया में क्या होता है, एमआरएनए में स्टार्टिंग कोडॉन क्या जुड़ता है? AUG। और AUG से कौन जुड़ता है? टीआरएनए। मेथियोनिन क्या होता है? एक तरह का अमीनो एसिड है। तो मेथियोनिन ले जाता है और स्टार्ट कोडॉन से जुड़ता है। अब ये जुड़ गया, स्टार्टिंग हो गई, फिर क्या होगा? विस्तार होगा, एलोंगेशन। एलोंगेशन होगा तो फिर अब क्या है? प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा और तब तक बनता रहेगा जब तक कि उसका एंडिंग पॉइंट नहीं आ जाता। तो विस्तार, एलोंगेशन। तो राइबोसोम एमआरएनए के साथ चलता है और कोडॉन को पढ़ता है। वो कोडॉन को पढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग कोडॉन हो गया AUG। एंडिंग कोडॉन भी होता है जिसके बारे में अभी बताएंगे। तो वो कोडॉन जैसे ही आ जाएगा तो वहां से उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो राइबोसोम एमआरएनए के साथ चलता है, कोडॉन को पढ़ता जाता है और उन्हें संबंधित अमीनो एसिड ले जाने वाले टीआरएनए अणुओं से मिलाता है। तो यहाँ पर जो टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? जो सेल के अंदर मौजूद फ्री अमीनो एसिड हैं उनको पकड़ेगा और किससे जोड़ेगा? कोडॉन से जोड़ेगा। हर कोडॉन का अपना एक अमीनो एसिड होता है और उस कोडॉन के अकॉर्डिंग सेल को कौन से अमीनो एसिड की जरूरत है और कौन कौन से अमीनो एसिड मिलके कौन सा प्रोटीन बनाएंगे वो निर्धारित किया जाता है। ठीक। फिर अमीनो एसिड पेप्टाइड बांड के माध्यम से जुड़े होते हैं जो एक बढ़ती हुई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड किससे बने होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड हमने अभी देखा था, राइबोसोम एक राइबोजाइम है जो बड़ी सब यूनिट के भीतर आरआरएनए अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड गठन को उत्प्रेरित करता है, यानी कि कैटालिटिक एक्टिविटी करता है। तो ये जो आरआरएनए है, वो आरआरएनए जो बड़ी सब यूनिट है उसके अंदर जो मौजूद आरआरएनए है वो अमीनो एसिड के जो बीच में, 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए उत्प्रेरित करता है, उकसाता है ना। तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अब यानी कि ये श्रृंखला बननी शुरू होगी, फिर समाप्ति। तो पहला हो गया इनिशिएशन, दूसरा हो गया एलोंगेशन, तीसरा है टर्मिनेशन। तो स्टार्टिंग कोडॉन क्या था? AUG। ठीक। अब हम टर्मिनेशन की बात करेंगे। तो जब राइबोसोम स्टॉप कोडॉन, अब स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं? UAA, UAG एंड UGA। यानी कि जो स्टॉप कोडॉन होंगे उनमें शुरुआत में U जुड़ जाएगा। U मीन्स होता है यूरेसिल ग्रुप। यूरेसिल ग्रुप जहां आ जाएगा वो जो है वहां पर प्रोटीन की जो पेप्टाइड चेन है वहां पर जो है खत्म हो जाएगी। प्रोटीन का पूरा वो बंद हो जाएगा और फिर वहां से पूरा पॉलीपेप्टाइड को बना के रिलीज कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। ये है। तो स्टार्टिंग कोडॉन किससे होते हैं? AUG है, मेथियोनिन है, ये सब चीजों से। ठीक। एंडिंग कोडॉन कौन से हैं? UAA, UAG, UGA। इनका फुल फॉर्म क्या होगा? स्टार्टिंग कोडॉन में हमने क्या देखा था? एडेनिन, यूरेसिल एंड ग्वाइनिन। इसमें क्या है? यूरेसिल, एडेनिन एडेनिन, यूरेसिल एडेनिन ग्वाइनिन, यूरेसिल ग्वाइनिन और एडेनिन। तो इस तरीके के ये ग्रुप चलते हैं। तो ये था राइबोसोम जिसके बारे में हमने देखा। और राइबोसोम क्या होते हैं?
इनका महत्व क्या है, तो एक तरह से उपचार में महत्व देखा जाए तो राइबोसोम को टारगेट करने वाले एंटीबायोटिक्स, जैसे कई एंटीबायोटिक हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, मैक्रोलाइड्स हैं, ये यूकेरियोटिक राइबोसोम को प्रभावित किए बिना बैक्टीरियल राइबोसोम को रोकते हैं। यानी सेल के अंदर जो बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया के अंदर भी राइबोसोम पाए जाते हैं। तो उन बैक्टीरियल के अंदर मौजूद राइबोसोम को रोकने का काम करते हैं, जिससे बैक्टीरियल संक्रमणों के लिए प्रभावी उपचार बन जाते हैं। तो क्योंकि अगर बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम है वो बैक्टीरिया के लिए प्रोटीन बनाता जाएगा, तो प्रोटीन बनता जाएगा तो वो सेल और ग्रो होती चली जाएगी। तो ये जो एंटीबायोटिक होते हैं, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स, ये बैक्टीरिया के अंदर मौजूद राइबोसोम को रोकता है। ठीक है, हमारी सेल के राइबोसोम को प्रभावित किए बिना। अगर इसने हमारी सेल के राइबोसोम को रोक दिया तो हमारा नुकसान हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके का राइबोसोम को टारगेट करने वाली एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। इससे संबंधित बीमारियां भी होती हैं राइबोसोम से, उसको बोलते हैं राइबोसोमोपैथी, जिसमें कि डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया होता है। दूसरा है कैंसर जैसी बीमारियां, जिसमें राइबोसोम क्या करता है, उत्पादन का असंयम अनियंत्रित कोशिका वृद्धि से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये प्रोटीन बनाता ही जाता है, बनाता चला जाएगा, इसको कंट्रोल, अगर इसमें एंडिंग कोडॉन ना आए, जैसे कि UAA, UAG, तो ये प्रोटीन को बनाता ही चला जाएगा और सेल की वृद्धि होती चली जाएगी, और उसमें फिर जो मिटोसिस और जुड़ जाए तो सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करती चली जाए। तो अगर जीन के अंदर से स्टॉप करने का मैसेज नहीं मिला, स्टॉपिंग कोडॉन नहीं आया, तो ये बनाता चला जाएगा। तो जीन्स के अंदर अगर इस तरह की गड़बड़ी हो जाए कि कोडान जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर जो है आनुवांशिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। पिक्चर के माध्यम से आपको एक बार और समझाने का प्रयास करता हूँ। ये डीएनए है। देखिए, डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। अच्छा, राइबोसोम, सभी को राइबोसोम के बारे में समझ में आ गया है? एक बार चैट में यस लिख दीजिए। तो फिर हम आगे जो है फिर डीएनए आरएनए को थोड़ा समझते हैं और उसको डिटेल में देखेंगे, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस को आप तभी समझ पाएंगे जब आपको ये बारीक चीजों की जानकारी होगी। सभी लोग लिखें यस। आपका एंगेजमेंट होना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखें, कंसंट्रेशन के साथ देखें, तो ही आप इसको समझ पाएंगे। चलिए, ये पिक्चर आपके सामने है, इसमें हम देखते हैं डीएनए। तो डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। सो डीएनए में इनको न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है, जो यहाँ पर GCCGCCGATTA। तो यहाँ ए से टी जुड़ेगा, टी से ए जुड़ेगा, सी से जी जुड़ेगा, जी से सी जुड़ेगा। तो इसमें 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, किसके अंदर? डीएनए के अंदर। फिर डीएनए के अंदर जो है ये जो थाइमीन ग्रुप है, यहाँ देख लें, इसका देखिए, इनका मॉलिक्यूलर सिस्टम भी दिया गया। इनको न्यूक्लियोबेसिस या न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। इसके अंदर थायमीन, साइटोसिन, ग्वाइनीन और एडेनिन करके ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इनमें जो 3 हैं,
साइटोसिन, ग्वाइनिन और एडेनिन, इनको न्यूक्लियोबेसिस कहा जाता है, यानी कि ये बेस होते हैं जिनका क्या बनता है, कोडॉन बनता है। ठीक है, तो कोडॉन में आपको टी नहीं मिलेगा, आपको ये तीन मिलेंगे मोस्टली, साइटोसिन, ग्वाइनिन और एडेनिन। तो जो डीएनए जो बनता है वो इन चार के माध्यम से बनता है, जिसमें टी सी जी ए। ठीक, तो इसमें जो है जी से सी जुड़ेगा और ए से टी जुड़ जाता है। जब इसमें से टी निकल जाए और यूरेसिल ग्रुप आके अगर इसमें जुड़ जाता है तो ये बन जाता है इसमें क्या डबल स्ट्रैंड है, और ये सिंगल स्ट्रैंड में क्या आ जाता है, फिर यूरेसिल बन जाता है। तो डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा, जब उसमें यूरेसिल ग्रुप आके जुड़ जाएगा। यूरेसिल का मॉलिक्यूलर सिस्टम क्या है, इसमें एनएच, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इसमें जुड़ा हुआ है। ये उसका मॉलिक्यूलर सिस्टम है, इसमें बॉन्ड भी है। तो इसमें क्या है, डीएनए में डबल स्ट्रैंड होंगे और ये दो दो के ग्रुप में इसमें जुड़े रहते हैं। बेस, इनको बेस पेयर बोला जाता है। और डबल स्ट्रैंड शुगर फॉस्फेट डीऑक्सी राइबोस, इसका नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए, आरएनए को बोला जाता है, इसमें डीऑक्सी निकल जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड बचेगा, तो इसमें सिंगल स्ट्रैंड बचेगा। अब सिंगल स्ट्रैंड में ये जुड़े रहेंगे, क्या क्या जुड़ा रहेगा, साइटोसिन, ग्वाइनिन, एडेनिन और यूरेसिल। तो तीन की पेयर इसमें रहेगी, तीन तीन के कोडॉन इसमें बनेंगे। अब इसमें स्टार्टिंग कोडॉन क्या होगा, जैसे अगर प्रोटीन बनाने की श्रृंखला शुरू करनी है तो स्टार्टिंग कोडॉन ए यू जी से शुरू होगा। तो ये तीन की पेयर बन जाएगी। डीएनए आरएनए समझ में आया, फिर मैं आगे इसमें बढ़ता हूं। अभी आपको और डिटेल में अगले चैप्टर्स में चीजें आएंगी। तो ये एक सिंपल ओवरव्यू आप समझ लीजिए कि इस तरीके से ये डीएनए आरएनए से अलग कैसे होता है, पर ये बनता डीएनए से ही आरएनए है, जब इसमें से थाइमिन ग्रुप निकल जाएगा और यूरेसिल आके जुड़ जाएगा। फिर कोडॉन तीन तीन न्यूक्लियोबेसिस से मिलके बने होते हैं, जिसमें साइटोसिन, ग्वाइनिन, एडेनिन और यूरेसिल ये डिसाइड करता है। अगर ये यूरेसिल पहले आता है तो स्टॉप कोडॉन होता है, बाकी यूरेसिल बीच में चलेगा तो इसमें AUG स्टार्टिंग कोडान हो जाता है, और एंडिंग कोडान जहां पे प्रोटीन रुकेगा वो UAA हो सकता है, UCA भी हो सकता है। इस तरीके से ऐसे करीब करीब 64 कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। और वो अलग अलग अमीनो एसिड से जुड़ते हैं या उनको फॉर्म करने में भी मदद करते हैं, वो हम देखेंगे। तो ये आपने देखा डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ देख लीजिए क्रोमोजोम, क्रोमोजोम की पी आर्म और क्यू आर्म, उससे जो है सेंट्रोमियर, फिर इससे सेंट्रोमियर और टीलोमियर, इनसे इनके अंदर क्या होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है उसके अंदर ये डीएनए कॉइल डीएनए होता है। डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं जीन्स, जीन्स में क्या होते हैं, डबल हेलिक्स यानी डबल पेयर, और इनके अंदर जुड़े होते हैं न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और ग्वाइनिन, इनको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड। चलिए अब आगे की प्रक्रिया समझ लेते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की, फिर उसकी थ्योरी में जाएंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा। न्यूक्लियस जो हमने देखा, न्यूक्लियस के बाहर जो है
चलिए, कैमरे की अपनी परेशानी है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको प्रोटीन सिंथेसिस को समझते हैं, फिर हम थ्योरी बाद में देखेंगे। तो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर मौजूद लिक्विड, एक तरह का साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो है मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर मिलके जो बना होता है वो होता है डीएनए से। डीएनए के अंदर होते हैं न्यूक्लियोटाइड, जिन्हें जीन्स भी बोला जाता है। ठीक, तो डीएनए से आरएनए कैसे बना? जब उसमें से 4 न्यूक्लियोटाइड में से थायमीन न्यूक्लियोटाइड निकल जाता है और यूरेसिल ग्रुप बन जाता है, तो वह डीएनए से आरएनए बन जाता है। ठीक, सो पहले आरएनए बनेगा। आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड होगा। तो यहां पर जो बनेगा सबसे पहले प्री एमआरएनए बनेगा, और ये जो एमआरएनए है ये बाहर निकलेगा मैच्योर होके न्यूक्लियर पोर के माध्यम से, या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में जो छिद्र होते हैं उसके माध्यम से। ठीक, ये एमआरएनए यहां से निकला। यहां से निकलने के बाद ये है राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स, ये 40S और ये 60S। तो 2 यूनिट्स हो गई। सबसे पहले ये जुड़ेगा किससे? स्मॉल सब यूनिट के साथ में ये जुड़ जाएगा। ठीक, यहां तक ध्यान रखिए। दूसरा होता है टीआरएनए। टीआरएनए का निर्माण भी जो है इसी तरह से होगा, पर ये जो टीआरएनए है ये यहां से निकल के यहां पर साइटोप्लाज्म में जो है घूमता रहता है। तो टीआरएनए क्या करता है? ये 3 कलर जो दिख रहा है ये डिनोट करते हैं अमीनो एसिड को। ठीक, तो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद फ्री अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ जुड़ेंगे, और इसमें ये क्या है? एंटी कोडान है। कोडान और एंटी कोडान जब ये दोनों मिलेंगे तो एक बॉन्ड क्रिएट होगा जिसको बोला जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। वो बॉन्ड बंधने से फिर क्या होगा? एक पेप्टाइड चेन शुरू होगी, किसकी? प्रोटीन की। ठीक, तो ये क्या करेंगे? अमीनो एसिड को ये कोडॉन के माध्यम से उनको जोड़ते हुए चले जाएंगे और फिर जो है प्रोटीन बनेगा। तो ये स्टेज क्या हुई? इनिशिएशन, यानी कि स्टार्टिंग। एमआरएनए का बनना, छोटी सब यूनिट से जुड़ना, फिर ये जो है बड़ी सब यूनिट से जुड़ेगा। बड़ी सब यूनिट के अंदर क्या होते हैं? टीआरएनए, और जो आरएनए होता है यानी राइबोसोम आरएनए, वो बड़ी सब यूनिट के अंदर मौजूद होता है। तो फ्री अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ जुड़ेगा, और ये जुड़ के यहाँ जैसे 3 अमीनो एसिड थे, इसने एक को पकड़ा और इधर लेके आ जाएगा, और ये किसके अंदर जाएगा? राइबोसोम के अंदर। ठीक, टीआरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड टू राइबोसोम। फिर ये कोडॉन के साथ कोडॉन को रीड करेगा। रीड करने के बाद जहां पर जरूरत होगी वहां पर उस तरह के अमीनो एसिड को जोड़ देगा जिस तरह के प्रोटीन बनाने की जरूरत। फिर नेक्स्ट क्या करेगा? टीआरएनए एंटर्स, ये एंटर करेगा। फिर यहाँ पर ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन होगा इस तरीके से, और ये जोड़ के फिर टीआरएनए निकल जाएगा। अमीनो एसिड को इसके साथ जोड़ के टीआरएनए फिर बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर प्रोटीन बनता रहेगा। तो यहाँ क्या होगा? ग्रोइंग अमीनो एसिड चेन, यानी कि प्रोटीन। तो यहाँ देखिए एक अमीनो एसिड जुड़ा था जहां मेरा कर्सर है, फिर यहाँ पर इसने 2 अमीनो एसिड जुड़ गए, फिर 3 जुड़ गए। ये जोड़ने का काम कौन कर रहा है? आरएनए। ये निकल के जाएगा, फिर पकड़ेगा, फिर जोड़ देगा, फिर जाएगा, फिर पकड़ेगा, फिर जोड़ देगा। ये काम करता रहेगा। ये सेल के अंदर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशन। फिर यहाँ पर अंतिम चरण जो है टर्मिनेशन का आता है।
तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती जाएगी। कोडान को रीड करेगा, रीड उसके साथ एंटी कोडान जुड़ेगा, एंटी कोडान के साथ टीआरएनए जो पकड़ के लाया अमीनो एसिड उसको जोड़ेगा, और इस तरीके से एक प्रोटीन का निर्माण होगा। और फिर यहाँ पर एक एंडिंग कोडान आएगा यूएए या यूसीसी या जो भी होगा, जिसमें यूरेसिल ग्रुप पहले जुड़ा होगा, तो वो उसका एंडिंग प्रोटीन होगा, और इस तरीके से प्रोटीन बनेगा और फिर सेल के अंदर छोड़ दिया जाएगा। जिस भी तरह का प्रोटीन बनाना है, कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, कोई फंक्शनल प्रोटीन है, किसी अलग अलग कार्यों के लिए, है ना। तो ये जो है इस तरह प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का ओवरव्यू आप सभी को क्लियर हुआ। मुझे लगता है इसकी डिटेल हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा गले में दर्द मुझे होने लगा है अभी, तो जो है इसको हम अगले चैप्टर में इसकी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखा दिया है। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं तो आपका माइक्रोफोन ऑन कर देता हूँ।